कि राजस्थान ने सबसे ज्यादा भुगता है, तो मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं कि सितंबर में जो टोटल इस जितने भी भारत के प्रांत हैं उनका 1,51,365 जो ड्यू था, उसमें महाराष्ट्र का 22,000 था, कर्नाटक का 13,000 ड्यू था, यूपी का 11,000 था, गुजरात का 11,000 था, तमिलनाडु का 11,000 था और राजस्थान का 6,000 जीएसटी ड्यू था। आप देखिए अप्रैल से लेकर के अगस्त तक जो हमारा जीएसटी कलेक्शन हुआ, क्योंकि हमको कोरोना को कंट्रोल करना था, तो निश्चित रूप से जीएसटी में कमी आई। लेकिन आप देखिए आर्थिकी को जब हमने खोला तो जो आज आंकड़ा आया है, आज 1 अप्रैल भी हमारा वित्तीय वर्ष प्रारंभ भी हो रहा है और आज ही मार्च का जीएसटी आया है कि अभी तक का ऑल टाइम हाई 1,23,000 करोड़ से ऊपर 1,23,900 करोड़ रुपए हमको जीएसटी से प्राप्त हुए हैं। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं हो रहा है और ये जो प्रक्रिया है 1 लाख करोड़ से ऊपर आने की, ये लगातार पिछले 6 महीने से चल रही है और पिछले 7 महीने से हम लास्ट ईयर की तुलना में ज्यादा जीएसटी प्राप्त कर रहे हैं। जो ड्यू राजस्थान का रहा है वो उसी प्रोपोर्शन में जितना राजस्थान का हिस्सा होता है। तो पहले तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि राजस्थान वैसे देखा जाए तो भारत के 6, 7वें स्थान पर आता है और राजस्थान में बहुत बड़ा बेस है माइनिंग का, राजस्थान में बहुत बड़ा स्किल है। पर देखिए अब देखिए आशीष जी, जब वसुंधरा राजे सीएम थी और वो नीति आयोग में जाया करती थी या अधिकारियों को भेजा करती थी, तो जितना मांगा जाता था उसके आसपास या उससे कम अधिकारी ले ही आते थे, पूरा तो नहीं ला पाते थे जितनी जरूरत होती थी। अब आप देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पहला शेयरिंग पैटर्न था कि केंद्र 100% बोझ उठाता था, अभी 40% राज्य पर डाला है, तो राज्य कहीं से तो लाएगा, उसको उसमें लगाना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, पहले केंद्र 100% उठाता था, 40% राज्य उठाता है, वो कहीं से तो इस हिस्से के लिए हाथ पैर मारेगा ना। स्वप्निल जी, हाँ स्वप्निल जी वो लिस्ट मैंने देखी है जो मुख्यमंत्री जी ने आज ट्वीट की है। बेटर ये है कि मुख्यमंत्री जी और उनके सलाहकार लोग उस ट्वीट के जो कमेंट्स आए ना लोगों के वो भी पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे लिए वहां पे वो बताना ठीक नहीं है अभी जिस तरह के कमेंट्स वहां पे आए। आप देखिए ये जो केंद्र का हिस्सा और राज्य के हिस्सा की मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं, ये राजस्थान के लिए नहीं है, ये सारे देश के लिए है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के राज्य हों, चाहे सहयोगियों के राज्य हों, चाहे कांग्रेस के राज्य हों या अन्य दलों के राज्य हों, ये सब पे समान रूप से लागू हैं। लेकिन पहली बात तो हमको इसकी टाइमिंग पर कि भाई आप दीदी ये पत्र लिख रही हैं, तो दीदी को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बंगाल उनके हाथ से जा रहा है। आप याद करें 2 साल पहले ऐसी ही मुहिम चंद्रबाबू नायडू जी ने छेड़ी थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि चुनाव के बाद वो इरेलेवेंट हो जाएंगे। तो मुझे लगता है ममता जी को भी अब एहसास हो गया कि चुनाव के बाद उनकी प्रासंगिकता कैसे बनी रहे, इसलिए उन्होंने ये पत्र लिखा है। और मुख्यमंत्री जी को कहीं ना कहीं ये जो बातें कर रहे हैं वो आंकड़ों के आधार पर करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए आशीष जी, आपने जैसे ही बोला, मैंने ये लैपटॉप सिर्फ ऐसे ही मेरे पास नहीं रखा है, मैं उसमें चीजें तुरंत खंगाल भी लेता हूं। आपने अशोक गहलोत जी के ट्वीट की बात की और उसके नीचे के कमेंट्स आपने अपने अपने हिस्से के तो छाट लिए, दूसरा हिस्सा भी उसके नीचे आया है, वो देखा कि नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन चलिए मैं आके आपसे बातचीत करूंगा। अरुण शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अरुण शर्मा जी, कहीं ये इस बात की टैक्टिक तो नहीं है कि हमें चूंकि अपने रिपोर्ट कार्ड में अच्छे नंबर दिखाने हैं इसलिए हम उन पर ढोल दें? देखिए स्वप्निल, ये टैक्टिक का तो सवाल ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सब जानते हैं, राजस्थान का जो नेतृत्व है, मुख्यमंत्री जी हैं, ये काफी धीर, गंभीर, अनुभवी और शालीन व्यक्ति हैं, इसमें कोई ज्यादा विवाद है नहीं, उनके विरोधी भी मानते हैं। और वो अगर कोई बात उठा रहे हैं इस समय, मतलब ये आज की बात नहीं, ये सिलसिला काफी दिनों से चल रहा है लगातार, पर अब जब पानी सर के ऊपर से आने लगा है और एक बेसिक जो संघवाद, भारतीय संघ का जो लिखित संविधान है और उसमें एक बड़े भाई और मतलब एक बड़प्पन की अपेक्षा की जाती है केंद्र सरकार से, हमेशा उसका दर्जा ही वो रहता है। और एक बार आप चुनाव जीत गए, आप प्रधानमंत्री हैं, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है। नहीं, लेकिन अगर देश का रिपोर्ट कार्ड बनेगा तो उन्हें भी तो देश का रिपोर्ट कार्ड दिखाना है। वो इस तरह की हरकत क्यों करेंगे आपके हिसाब से? नहीं, मैं अभी पहले बता दूं कि ये
नया सिलसिला नहीं है, ये काफी दिनों से चल रहा है। हाँ, देखिए बैकलॉग्स जीएसटी का लगातार बना रहा है पिछले 1.5-2 साल से, और अगर टाइम पे पैसा नहीं स्टेट को देंगे आप तो उनकी योजनाएं नेचुरली अफेक्ट होंगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सबको पता है। और ये बैकलॉग काफी दिन चला, काफी महीनों चला, उन विशेष परिस्थितियों में कई राज्य वो दे नहीं रहे और आप भी जुगाड़ नहीं पा रहे। नहीं, काफी राज्य सरकारों ने सेंटर से रिक्वेस्ट किया था कि आप लोन ले लीजिए, आपको कम दर पे आरबीआई से लोन मिलता है, बजाय स्टेट्स डायरेक्ट लें। ये बात मानी नहीं गई और अब राज्य सरकारें अपने हाल पे छोड़ दी गई, उन्होंने लोन लिए हैं और काम चला रहे हैं। देखिए कोरोना पीरियड में भी कोई एक्स्ट्रा पैकेज जैसी कोई बात नहीं थी, ठीक है, वो पूरा राष्ट्रीय समस्या चल रही थी, हमने पूरा साथ दिया। नहीं, लेकिन राष्ट्रीय पैकेज की भी घोषणा हुई थी अरुण शर्मा जी। अब आप मेरे सवाल का स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा। मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर केंद्र पैसा जारी नहीं कर रहा है तो ये सरासर गलत है, संविधान के खिलाफ है, और ऐसे में राज्य सरकारें कोर्ट क्यों नहीं जा रही?